हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी 2023 का पेपर। यानी कि इस बार आपके 12th हिंदी का पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th हिंदी का पेपर कैसा आता है, ठीक है, वो किस प्रकार से आता है, क्या क्वेश्चन उसमें सरल होते हैं या कठिन होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, यानी कि 12th हिंदी का जिस प्रकार से पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूरा पेपर मैं यहां पर लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं, अभी मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि आखिर आपका पेपर आता कैसे है, ठीक है, किस प्रकार से आता है, क्या पेपर ज्यादा कठिन होता है या सरल होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। समय आपका दिया गया है, पूर्णांक दिया गया है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, कहां से स्टार्ट होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये एक वायरल पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर विद सॉल्यूशन, यानी कि जो पेपर मैं आपको दिखाऊंगा वो सॉल्यूशन के साथ होगा। पेपर नीचे रखा हुआ आप देख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इनमें जितने क्वेश्चन है इस पेपर में वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ऐसे लिखा रहेगा विषय, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेगा 100 का। ठीक है, मैं आंसर के साथ बताऊंगा। आप सबसे पहले रहेगा खंड का, ठीक है, खंड का और खंड खा 2 भाग में आपका पेपर होगा। खंड का में क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि पूरे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, क्योंकि 12th हिंदी में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, का खा गा घा अंगा करके। ठीक है, जैसे देखिए का वाला है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है, तो वो है संपूर्णानंद जी। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन पेपर भी पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आता है और क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, खा वाला देखिए लल्लू लाल की रचना, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो सही आंसर होगा उसको लिखना होगा। तो प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, गा वाला देखिए पर्दा कहानी के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी, तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो आंसर राइट है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, अब घा वाला देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो वो है विष्णु प्रभाकर जी, मैंने पहले ही बताया था। तो क्वेश्चन का आंसर मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे इसको समझिएगा। ठीक है, और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, अंगा नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो 4th ऑप्शन राइट होगा। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, यानी कि 5 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इसमें हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जैसे फर्स्ट वाले में 5 क्वेश्चन थे, वैसे इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य के आएंगे। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर मिलेगा, कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा, इसमें निम्न कवियों में से प्रगतिवादी युग का कवि है, यानी कि इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है, तो वो है अग्रदास जी। ठीक है, ये प्रगतिवादी युग के कवि है। ऐसे गा वाला देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो मैंने आपको बताया था तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। कैसे समझेंगे, देखिए तार में स्टार्टिंग में ता और रा आता है, 43 में भी ता और रा आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है समझने का, तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे घा वाला देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, तो मैंने बताया ना कामायनी, क्योंकि कामायनी के जो लेखक हैं कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और वो छायावादी युग के हैं, तो द्विवेदी युग की ये रचना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा थोड़ा घुमा फिराकर, तो उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, अंगा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी कृति है जो महाकाव्य नहीं है। देखिए रामचरितमानस तो महाकाव्य है, साकेत भी मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और पद्मावत भी महाकाव्य है, बट ये जो मामा है ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी 5 क्वेश्चन रहेंगे,
1 नंबर के 5 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। तो टोटल जो बहुविकल्पीय प्रश्न हुए वो 10 नंबर के हो गए। ठीक है, तो अभी हमने 100 में से सिर्फ 10 नंबर ही देखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये गद्यांश रहेगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको ऐसे गद्यांश दे दिया जाएगा, 10 नंबर का ये रहेगा पूरे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। जैसे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन है यहां पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक है, तो टोटल आपको 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। अब पहले आपको पहचानना है कि ये किस पार्ट से लिया गया। तो देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यानी कि ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के राष्ट्र के स्वरूप से। ठीक है, अब इसी ऐसे आपको पैसे दे दिया जाएगा गद्यांश। फिर ऐसे क्वेश्चन 5 रहेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, आपको संदर्भ बताना है। फिर देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इस सबका आंसर आपको इसी में मिलेगा। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो सभी आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे गद्यांश में। ठीक है, आपको यह पहचानना होगा कि ये किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तीसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए, ये जो 2 लाइन है यहां तक, जिसके नीचे रेखाएं हैं, इसकी आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। ठीक है, चौथा देखिए, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, तो लिखा हुआ है, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी के देह को सजाया है। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर ढूंढना होगा। अगर मान लीजिए ये वाला पैसेज आप नहीं जानते, मान लीजिए पैसेज जानते ही नहीं है, इसके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते, तो अथवा लगा है, ये वाला आप कर दीजिए। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। दूसरा, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र में इसे देखने वाला उदास होता है। तो ये आपका अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब आप वो नहीं जानते तो इसको कर दीजिए। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए, गद्यांश हो गया तो पद्यांश भी आएगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। इसमें भी वही करना है आपको। देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इतना आपका है। ठीक है, पद्यांश। अभी 2-4 लाइन और है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक आपका ये पद्यांश हो गया। अब मान लीजिए ये आपको नहीं पता कि किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो आगे बढ़ते हैं। अथवा लगा हुआ है, देखिए ये अथवा। ठीक है, वो नहीं पता तो अथवा लगा है, ये वाला कर लीजिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को, तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो, गोद ले श्रांति को, ना होठों की हो कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, पवन दूतिका। ठीक है, इस चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए पद्यांश का, तो आप लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के। ठीक है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये है आपका पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। ठीक है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इन 2 लाइनों की व्याख्या कर दीजिए और बाकी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है तो टोटल 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5 पर अब आता है जीवन परिचय, क्योंकि जीवन साहित्यिक परिचय जिसको हम बोलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, शब्द सीमा यानी कि आपको लगभग 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखना है, लगभग। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय, और उनकी रचनाएं लिखनी है 80 शब्दों में, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। ठीक है, तो हिंदी गद्य से ये आपके लेखक के जीवन परिचय हो गए। अब 5 नंबर के जो हमारे कवि हैं उनका जीवन परिचय आएगा, खाम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो 3+2 यानी कि 5 नंबर का ये भी रहेगा। शब्द सीमा,
80 शब्द का, ठीक है। अब 3 कवि हैं, तीनों में से आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखनी है। देखिए साहित्यिक परिचय अगर आप केवल लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, उनकी कृतियां भी लिखेंगे तो 2 और 5 नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए गद्यांश और पद्यांश किस चैप्टर पे ज्यादातर आते हैं, तो गद्यांश अगर देखा जाए तो आपके फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप और जो आपका अशोक के फूल चैप्टर है, इनसे सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। पद्यांश में अगर देखा जाए तो पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, ठीक है, ये सब चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़कर जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, अभी हम खंड का में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कहानी। देखिए बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर का ये रहेगा। यानी कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, चाहे आप पंचलाइन कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, ठीक है। शब्द सीमा 80। मान लीजिए दोनों नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि अगर आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य पता है तो उसको लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों ऑप्शन में से किसी एक को ही लिखना है, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइन कहानी का उद्देश्य लिखें, और चाहे ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखें, ठीक है। तीनों में से एक ही करना है, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए स्वापथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये खंड काव्य है, 5 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। अब ये इसमें होता क्या है, ये 80 शब्द में आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खंड काव्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग जिले के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए श्रवण कुमार किसी में रहेगा, किसी में रश्मि रथी रहेगा, किसी में मुक्त यज्ञ रहेगा, किसी में त्यागपति रहेगा, किसी में आलोक व्रत रहेगा, सत्य की जीत, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए त्यागपति है, ठीक है, जहां हम है यहां पर त्यागपति है, तो त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। आपको लिखना है, अगर आपको त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु पता है तो आप लिख लेंगे, अगर नहीं पता तो अथवा लगा है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को ही आपको करना है, चाहे आप त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखें और चाहे त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है। ऐसे ही मान लीजिए किसी में आलोक वृत्त है तो या तो इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा खंड का फिनिश होता है, यानी कि जो खंड का है 50 मार्क्स का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने खंड खा में, जो कि हमारा व्याकरण सेक्शन है। इसमें आपके संस्कृत और व्याकरण होंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्र पत्रकार आश्चित, ठीक है। 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहां से यहां तक गद्यांश दिया गया, ठीक है। अब इसका आपको पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब देखिए ये आप, अगर आपको पता है इसका अर्थ भी पता है अनुवाद, तो आप लिख देंगे 7 नंबर मिल जाएगा। नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा, ठीक है। ये वाला कर दीजिए हंसराज तदेव परिसर मध्यम आत्मना, ठीक है। तो ये आप यहां से यहां तक इसको कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको पता है आप कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास 2-2 रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। ऐसे ही खा वाला हमारा है, जैसे हिंदी गद्य और पद्यांश गद्यांश था, वैसे इसमें भी है, संस्कृत में भी, ठीक है। अब आते हैं श्लोक या पद्यांश पर। तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये आपका रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए आपका ये श्लोक दे दिया गया, नमे रोस्ते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आकुर्धस्य मुख्य पश्चिम कथम कुद्धो भविष्यति, ठीक है। तो ये आपका हो गया। या फिर अथवा लगा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम वर्जेता दृशा मित्र विष्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना, चाहे आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। अब जैसे ये आपका किस चैप्टर से, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, तो आपको पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका हिंदी अर्थ लिखना है, हिंदी अनुवाद कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम, ठीक है। यानी कि जो पीठ पीछे बुराई करता हो और हमारे सामने मीठा बोलता हो, वर्जेता दृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े पर विष वो लगा हो, ठीक है, दूध लगा हो, उसको हम त्याग देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर है, इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी बताया है और कैसे आपको श्लोक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश आएंगे, 7 नंबर के गद्यांश 7 नंबर के पद्यांश। अब आते हैं व्याकरण पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है व्याकरण से, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखिए फर्स्ट है तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है। पहले अर्थ लिख दीजिए फिर वाक्य प्रयोग कर दीजिए, ठीक है।
समझ में आया? यानी कि आज कर ईमानदारी से जीना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, ठीक है, यानी कि बहुत कठिन काम है। दूसरा देखिए, टका सा जवाब देना, इसका मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा साफ इनकार करना, ठीक है। तो अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग में आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, बस आपका क्वेश्चन उसमें आना चाहिए। तीसरा देखिए, दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। ये सब मैं आपको बहुत सारे वाक्य प्रयोग बता चुका हूं, आप लोग देखेंगे वीडियो रेगुलर, आपको पता चल जाएगा। चौथा देखिए, नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब होगा बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो ऐसे आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। अर्थ तो मैंने बता ही दिया, अब वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं रेगुलर अपलोड भी करता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह है संधि विच्छेद। 10 का निम्नलिखित शब्दों को के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको संधि विच्छेद का जो सही विकल्प है, सही आंसर है, उसको चूज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट देखिए, तथापि का संधि विच्छेद है। अब तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आपको पता है कि हाँ बी वाला सही है तो आप बी वाला कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथा धन अपि। अच्छा देखिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद, यानी कि परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, ABCD देखेंगे और ये थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप लोग अच्छा मार्क ला पाएंगे हिंदी में 95/100, ठीक है, 95+/100, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया। तीसरा देखिए, गायिका का संधि विच्छेद है। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सी, गय धन अकार, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन रहेंगे मुहावरे में, 1 नंबर के 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। जो हमारा सॉरी मुहावरे नहीं, संधि विच्छेद, ठीक है। मुहावरे आपके 2 नंबर के रहेंगे। अभी देखिए 10वें का खा क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। यानी कि आपको विभक्ति और वचन पहचानना। जैसे फर्स्ट देखिए, आत्मनः में विभक्ति और वचन है, यानी कि आत्मनः जो धातु है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है, ठीक है। यानी कि इसके 2 ऑप्शन सही है। ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसमें होता क्या है, जैसे ए भी सही है और यहां पर आपका डी भी सही है। यानी कि आत्मना में षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है और पंचमी विभक्ति एक वचन भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बट यहां पर एक ही ऑप्शन ज्यादातर सही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें दोनों सही, आप चेक करके भी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारा दूसरा है, नाम नान में विभक्ति और वचन है। नाम नान में विभक्ति और वचन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ये आपको पहचानना होगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या है। इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। यह है शब्द युग्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि आपको सही अर्थ यहां पर चयन करके लिखना होता है। जैसे देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट है वसन व्यसन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सही अर्थ क्या है? देखिए जो पहले वर्ड है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो ए है विवश और व्याकुल, बी है कवच और भोजन, सी देखिए क्या है वस्त्र और आदत, और डी है विस्तार और अवधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत। यानी कि वसन का अर्थ होगा वस्त्र एंड व्यसन का अर्थ होगा आदत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, यानी कि सही अर्थ आपको चूज करके लिखना है। ऐसे दूसरा है अंबुज अंबुद, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ए है बादल और समुद्र, बी है जल और कमल, सी है कमल और बादल, डी है समुद्र और कमल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जल और कमल, ठीक है। ये इसका सही अर्थ होगा। तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका खाप देखते हैं, ठीक है। 11 का खा नंबर क्या है इसको समझिए। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि आपको एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिखना है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा क्योंकि मैं आपको आंसर के साथ बता रहा हूं। यही सभी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस रहेगा, तो आप बोर्ड एग्जाम में जाकर आसानी से लिख पाएंगे। देखिए अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, यानी कि इसके कई नाम लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए पट, पट का मतलब भी वस्त्र होता है, आदत होता है, ठीक है। वस्त्र आकाश भी होता है, अंबर भी होता है, ठीक है, घूंघट भी होता है। तो ऐसे ऐसे आप इसके कई अर्थ लिख सकते हैं। विधि का आपको पता ही है, कानून, तरीका, जैसे प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधि, यानी कि तरीका भी, तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, या ब्रह्मा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मा। नेक्स्ट हमारा नाग, नाग को आप लिख सकते हैं हाथी, इसका पर्यायवाची शब्द, पर्वत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, यानी कि अनेकार्थी शब्द। समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा, किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं, इसमें से एक ही करना होगा। इसके 2 अर्थ लिख दीजिए, 2 नंबर यहां पर क्लियर, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा। ठीक है, 10 का गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे फर्स्ट देखिए, जो आंखों के सम्मुख हो, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। जो आंखों के सम्मुख हो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु, एक वर्ड में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। थोड़ा सा कट है यहां पर, लेकिन ध्यान देना आपको, यानी कि आपको वाक्य संशोधन में 2 नंबर मिलेगा, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। जैसे देखिए पहला है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो इसमें गलती है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये गलत है, यहां पर लिखना है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, हैं नहीं रहेगा, हो रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी। दूसरा देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल हैं, तो देखिए खिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें गलती क्या है? देखिए, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। अनेकों लिखने की जरूरत नहीं कि क्योंकि जो अनेक है वो खुद में बहुवचन है। ठीक है, तीसरा देखिए, सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। यहां पर गलती क्या है? कवित्री में गलती है। ठीक है, कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं, कवियत्री। अब ये आपका राइट होगा। ठीक है, ऐसे चौथा देखिए, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इसमें भी थोड़ी सी गलती है। कृपया काट दें या तो फिर आप कृपा काट दें, तो यहां पर कृपया हटा दीजिए, अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, उसको सही करके वाक्य में लिखना होगा। इसी को हम बोलते हैं वाक्य संशोधन। अब 12 नंबर देखिए क्या है, इसमें रस छंद अलंकार हमारे आ जाते हैं। सबसे पहले रस रहेगा, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यानी कि आप वीर रस या फिर हास्य रस, दोनों में से एक ही का आपको स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखना है। ठीक है, यानी कि वीर रस का लिखिए या फिर हास्य रस का लिखिए, किसी एक का ही लिखना है, दोनों का नहीं, 2 नंबर। ठीक है, ऐसे अलंकार में आ जाते हैं, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। यानी कि श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका लक्षण और उदाहरण लिखना 2 नंबर। ठीक है, ऐसे गा वाला देख लेते हैं, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। यानी कि चाहे आप दोहा लिखिए चाहे सोरठा। ठीक है, इसका मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखना 2 नंबर। यानी कि रस छंद अलंकार जो है हमारा वो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर का आता है। और ये 6 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो एक वीडियो मैंने बना रखा है, रस छंद अलंकार, एक ही वीडियो में। अगर वो 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लेंगे, ये 6 नंबर आपका हाथ में है। ठीक है, कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 20-22 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिए, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। 13 नंबर देखिए, बैंक में खाता खोलने, ये आपका पत्र है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अब ये अगर आप जानते हैं तो इसको लिख दीजिए, 6 नंबर का रहेगा। नहीं पता है तो एक और है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से जिसके बारे में आप लिख सकते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध है, 9 नंबर का पूरे आएगा। ठीक है, 5 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। 5 ऑप्शन रहेंगे, जो सही ऑप्शन है उसको आपको जो आपको जिस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको पता है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको देश में बेरोजगारी की समस्या, इस पर निबंध पता है तो आप इसी पर लिख दीजिए। यानी कि 5 ऑप्शन रहेंगे, जिस पर आपको लिखना चाहे, जिसको आपको अच्छे से लिखना आता हो उस पर आप लिख सकते हैं। 9 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा 12th हिंदी का जो 100 नंबर का पेपर है वो यहीं पर फिनिश होता है। यानी कि कैसे आएगा आपका 12th हिंदी का पेपर। ठीक है, 100 मार्क का पेपर, आपका पूरे 100 मार्क का पेपर कैसा आएगा ये यहीं पर मैंने बता दिया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा, जितने भी क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों को इसी तरह इंग्लिश और भी बाकी जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।